हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। तो उसमें जो 30 क्वेश्चन रह गए थे वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो देख ली होंगी। हिंदी पैडागोजी पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंटेंट की क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। सीडीपी की भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। पेपर 2 के लिए 5 बजे क्लास होती है, तो वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा के जो है शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। यहाँ पर जो है बात हुई है अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षण पद्धति, यानी आपको ये पढ़ने हैं सारे ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर किसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो पहला है, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जो है जर्मनी में प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये जो है पहला है कि जर्मनी में जो है प्रारंभ हुई। अगला है, इसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई। सी है, शिक्षण की इकाई शब्द है ना कि वाक्य है। डी है, विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। सी डी है। ई है, या औपचारिक से जो है क्रियात्मक चरणों की ओर बढ़ जो है और जाती है, यानी औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की तरफ बढ़ती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोच्चतम जो है उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इस विशेषताओं को दर्शा रही है, यानी ये सारे जो हैं किसमें जो है विशेषता आपको देखने को मिल रही है। यानी कि पहला है दृश्य श्रव्य विधि है, तो दृश्य श्रव्य विधि की यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है। स्थान जो है स्थापन्य विधि है, हो सकता है द्विभाषिक पद्धति है, या फिर व्याकरण समस्त अनुवाद पद्धति है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो व्याकरण किससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है बात हुई है कि जर्मनी यानी सेकंड लैंग्वेज से रिलेटेड कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी व्याकरण जो है सम्मत यानी सम्मत अनुवाद विधि होगी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 पे। 40 में पूछा है कि निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कथन ए दिया गया है कि मूल्यांकन का जो है उपकौशल उपागम जो कि बिंदुओं में मदद की जरूरत है, या जो है भापने की आवश्यक जो है भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क जो है बी में कहा है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, और वहीं पर दोनों सही हैं या फिर दोनों की व्याख्या गलत है। तो यहाँ पर जो है और साथ में पूछा है कि दोनों यानी ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर सी ही ऑप्शन होगा कि दोनों ऑप्शन तो सही दिए गए हैं बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे। 41 में कहा है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से जो है कहता है या फिर कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें, या किस प्रकार की गतिविधि होगी। यानी कि एक टीचर ने जो है पाठ्य सामग्री का आधा भाग ऊंचे स्वर में पढ़ाया विद्यार्थियों को, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने शब्दों में जो है इसको आप पूर्ण करें। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। पहला है अनुभव आधारित गतिविधि है, या फिर जो है समूह कार्य है, लेखन गतिविधि है, या फिर अंतर्बोध जो है आधारित एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि अनुभव आधारित यानी कि टीचर ने आधा जो है पढ़ा दिया और लास्ट में ये कहा कि अपने अनुभव के अनुसार जो है, यानी अपने अनुसार जो है इसको आपको पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो बच्चा सीखा है, जो भी उसका अनुभव रहा है, वो इसी के अकॉर्डिंग इसको जो है लास्ट तक अपना जो है यानी कि अनुसार पूर्ण करेगा, यानी कंप्लीट करेगा जो उसका अनुभव रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अपने बच्चा जो है अपने अनुभव के अनुसार उसको पूर्ण कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा।
समूह कार्य यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ग्रुप की बात नहीं हुई है। लेखन गतिविधि भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं कहा गया है कि लिखने के अनुसार आप कंप्लीट करें। अंतर्बोध आधारित भी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। 42 में जो है पूछा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति जो है विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है। यानी कि यहाँ पर बात हुई है शब्द भंडार की। तो पहला है समानार्थी और विपरीत शब्दों को याद करना। तो इसमें जो है जो भंडार है वो विकसित नहीं होगा, ठीक है। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। बिल्कुल सही है कि जो दिए गए संदर्भ हैं उसके अनुसार आप नए शब्दों का अनुमान लगा रहे हो, तो इससे जो है शब्द भंडार आपका जो है इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। प्रत्येक नए शब्द का जो है अर्थ शब्दकोश में देखना। तो इससे क्या है रट्टाफिकेशन हो जाएगा, यानी रोट मेमोराइजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है। आंसर निकल के आ रहा है बी। बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभाषिकता का जो है प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे, यानी जो मल्टीपल लैंग्वेज है इसको आप एक संसाधन के रूप में, एक जो है रिसोर्स के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल। शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं जो है स्वीकृति का एहसास हो। ये आंसर होगा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि इसमें बेस्ट कौन सा है। आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ऑप्शन गिवन है, और यहाँ पर जो कहा गया है कि बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे, ठीक है, जिससे क्या है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृत का एहसास हो। अगर आप सही से आंसर को नहीं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आंसर गलत होगा। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जब आप मल्टीपल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो, हर बच्चे की मदर टंग को इंक्लूड करोगे, तो बच्चा अपने आप को स्वीकृत महसूस करेगा, अपनत्व की भावना उसमें आएगी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 में जो है पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः जो है कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो विद्यार्थियों को आपको मनोरंजन कराने के लिए दूसरी भी एक्टिविटी आप करा सकते हो, ये नहीं होगा। इसमें नैतिक शिक्षा मिलती है कहानियों के माध्यम से, हाँ कुछ हद तक तो मिलती है। अगला है भाषा को समग्र रूप से जो है रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, यही आपका होगा, क्योंकि नैतिक शिक्षा तो कहानियों के द्वारा हमको प्राप्त हो रही होती, लेकिन नैतिक शिक्षा हमें किसी दूसरे भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है कहानियों के ही माध्यम से, यानी कि कहानी के माध्यम से हम जो है भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत कर पा रहे होते हैं, उसको अपने भी शब्दों में हम कह पा रहे होते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 है कि भाषा अर्जन का अर्थ है, यानी कि भाषा अर्जन हो जो होता है, भाषा यानी लैंग्वेज को हम जो एक्वायर कर रहे होते हैं, तो उसका अर्थ क्या होगा। पहला है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, या फिर जो है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। ये क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। क्योंकि अर्जन जो यानी कि जो आप भाषा अर्जित कर रहे होते हो उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, ना तो कोई कोचिंग करनी होती है, ना तो कहीं पे आपको स्कूल वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है। ये क्या है जो है अनौपचारिक रूप से आप सीख लेते हो। आप मार्केट भी जा रहे हो तो भी रास्ते में कुछ देखते जा रहे हो, कुछ सीखते जा रहे हो। आप खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो घर पर टीवी देख रहे हो, तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो इसको क्या कहते हैं, यानी मदर टंग को क्या करते हैं हम जो है एक्वायर कर रहे होते हैं। वैसे ही भाषा अर्जन जो है हम अनौपचारिक रूप से अनजाने में ही अपने इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक का मतलब हो जाता है कि आप सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हो, भाषा के बारे में सीखना ये आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि श्याम अपनी मातृभाषा जो है संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, और उसे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है फ्रेंच भाषा भी सीख ली है। अब जो है वह फ्रेंच भाषा में ही पढ़ लेता है। ठीक है,
अब वह जो है फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। यानी कि उसने जो है पहली तो उसकी मदर टंग जो थी वो संथाली थी और उसके बाद उसने सेकंड लैंग्वेज सीख ली फ्रेंच। तो इसको आप क्या कहेंगे? पहला है कौशल का अंतरण है या फिर पठन अंतरण है या फिर अधिगम अंतरण है या फिर पठन युक्ति है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कौशल अंतरण है, यानी कि जो श्याम है उसको जो है एक लैंग्वेज आ रही थी बट उसने दूसरी लैंग्वेज को भी सीख लिया, यानी कि जो अपनी लैंग्वेज थी उसने दूसरी लैंग्वेज को भी उसने जो है सीख लिया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 है कि भाषा में सहजात से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यानी कि जो भाषा है उसमें सहजात से क्या तात्पर्य है? तो पहला है कि वाचन में जो है मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, या फिर जो है भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, या फिर भाषा बोलने की जो है मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, या फिर भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो है ऑप्शन होगा कि भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, यानी कि जो भाषा बोलने की क्षमता होती है वो हर मनुष्य की क्या है, स्वाभाविक होती है। यानी कि लैंग्वेज सीखने की जो होती है क्या, जन्मजात क्षमता होती है, जो है नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि हर हर व्यक्ति जो है कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति में क्या है, हर बच्चे में क्या है, एक जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, लैंग्वेज को सीखने की। तो यहाँ पे आंसर होगा जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 में पूछा है कि कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को जो है 5-5 के समूह में बांटती है और जो है 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में जो है उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को जो है क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए समूह में पहले बांटा गया है 5-5 के, यानी 5-5 के जो है समूह बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। उसके बाद जो है उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है, एक कार्य दिया गया है कि इस टॉपिक पर जो है आपको कार्य लिख के लाना है, यानी साथ-साथ में काम करना है सभी लोग मिल कर के। और फिर लोगों से उनके विचार, उनके आंकड़े जो है उनको आप संग्रहित करोगे, यानी एकत्र करोगे, इंक्लूड करोगे। फिर आप उस पर जो है एक रिपोर्ट बनाओगे कि हाँ, इसके अंतर्गत ये है। जैसे कि मान के चलिए आपने बच्चों को दे दिया कोई भी एक प्रोजेक्ट कि हाँ, आप अपने क्षेत्र में जो यानी जल की समस्या है ये आपके क्षेत्र में सही है या फिर नहीं है, आप इस पर जो है सभी जो व्यक्ति हैं उनके आंकड़े, उनकी राय लेकर के आइए, फिर जो है क्या स्थिति है उसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। तो ऐसे में जो है बच्चा हर व्यक्ति से बात करेगा, ठीक है, उनके राय समझेगा, उनके विचार समझेगा, फिर उस पर एक निर्णय अपना देगा कि हाँ ये चीज़ है। तो ये क्या हो जाता है, आपका परियोजना कार्य है, क्योंकि समूहों में भी कहा गया है। तो ये आपका जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट कार्य दिया जा रहा है, प्रदत्त कार्य नहीं होगा, सत्र कार्य भी नहीं, पोर्टफोलियो तो आपका होगा नहीं आकलन, क्योंकि ये जो होता है टीचर के द्वारा होता है बच्चे का। तो यहाँ पर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा है कि सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश यानी अवसर किस प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं? ठीक है, तो पहला है शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना, या फिर जो है शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ जो है संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं, या फिर जो है शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री का कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पर बात हुई किस प्रकार जो है यानी ग्रहण करते हैं। तो आंसर होगा आपका बी, यानी शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको समझ में आ रहा होता है कि क्या इसके उद्देश्य हैं और उसको ध्यान में रखते हुए समझते हैं चीज़ों को, फिर उसका जो है अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर पाते हैं। आंसर यहाँ पे जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी कंठस्थ करना नहीं होगा, पुनरुत्पादन भी यानी फिर से वही वो रिपीट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा, पहला भी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी जो है बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं। यानी टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन का मतलब होता है कि नीचे से आप ऊपर जा रहे हो, और बॉटम अप का मतलब होता है कि यानी कि टॉप डाउन का मतलब होता है कि ऊपर से आप नीचे की तरफ जा रहे हो, और बॉटम अप का मतलब होता है कि नीचे से कि आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग समझते हैं। पहला है कि मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए जो है सुनना। ठीक है। बी है कि विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और जो है खंड आदि के लिए सुनना। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा ऑप्शन, ये आपको बताना है कि बॉटम अप हो जाएगा या फिर टॉप डाउन होगा। तो जो ए है वो क्या है, बॉटम अप होगा, और बी जो है वो टॉप डाउन होगा। अब हम लोग समझते हैं, सॉरी बी जो है, यानी बी जो है आपका बॉटम अप है, ए जो है आपका टॉप डाउन है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, वो भी यहाँ पर। यानी कि जो ए है, देखिए इसमें कहा गया मुख्य बिंदु को जानने के लिए जो है अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, फिर और सारांशीकरण के लिए सुनना। यानी कि जो है बॉटम अप का मतलब होता है कि मुख्य बिंदु को जानना, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, मेन पॉइंट समझ रहे हो, फिर आप डिटेल में चीजें कर रहे हो। और बी का यानी टॉप डाउन का मतलब होता है बारीकियों और जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। यानी आपने शब्द सुने, ध्वनि सुनी, फिर शब्दों पर गए, फिर वाक्य पर गए, फिर पूरे पूरे पैराग्राफ आप डिस्कस कर रहे हो। तो ये हो जाता है टॉप से डाउन की तरफ जाना। ठीक है, कि जो है आप क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हो। और बॉटम अप का मतलब होता है कि आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। टॉप का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ये जो है ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अश्विनी जो है किसी पाठ्य सामग्री में से और जो है दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे, ये जो है बताना है कि कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। सक्रिय शब्द संपदा है, या फिर जो है कठिन शब्द संपदा है, या फिर जो है निष्क्रिय शब्द संपदा है। ठीक है, वो कम प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये जो है बताना है। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है कि अश्विनी किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों को पहचान लेता है, परंतु इन शब्दों का वो प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। यानी वो सुन रहा है बट उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम डेली सुनते हैं बट उनका प्रयोग हम कभी कभी कर रहे होते हैं, यानी उन वर्डों का जो है प्रयोग हम बहुत ही कम कर पाते हैं। तो क्या है, हमारे निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाते हैं। जिनका प्रयोग हम डेली कर रहे हैं वो हमारे सक्रिय होंगे शब्द संपदा, जिनका भी प्रयोग हम कभी कभी करते हैं वो हमारे लिए निष्क्रिय शब्द संपदा होंगे। आंसर यहाँ पे जो होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि जीवा जो है नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहे थे, सीखते समय पहले से सिखाई हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए वो क्या प्रयोग कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि हमको कहाँ पर जा रहा था का प्रयोग करना है, कहाँ पर जा रहे थे का प्रयोग करना है, और कहाँ पर जो है जा रहा है का प्रयोग करना है, कहाँ पर जा रहे है का प्रयोग हमको करना है। यानी वो संबंध बना पा रहा है। सिंपल सी बात है कि उसका जो है संज्ञानात्मक युक्ति है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका बेस्ट है। वो अपने दिमाग का अच्छे से प्रयोग कर पा रहा है, उसका इस्तेमाल वो कर पा रहा है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक युक्ति होगा। आंसर निकल के आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 53, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। यानी शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो शिक्षार्थी थे समुची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इन कार्यों में भाषा अधिगम की कौन सी जो है युक्ति शामिल है। तो यहाँ पर जो है कौन सी एक्टिविटी हुई है। पहला है
प्रस्तुति अभ्यास परिणाम यानी अध्ययन संलग्नता विमर इस्तेमाल जो है, या फिर कार्य आधारित जो है भाषा अधिगम, या फिर प्रयोग में भाषा पद्धति। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया, यानी शिक्षार्थियों से कहा कि जो मौसम की रिपोर्ट है इसको आप पढ़िए। उसके बाद जो है शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा कि जो आपने पढ़ा है फिर उसमें क्या एक दिन विशेष का जो है मौसम उसका विश्लेषण करें। और फिर कहा कि शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करें, यानी उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाकर क्लासरूम में प्रेजेंट करें। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी अध्ययन संलग्नता विमार इस्तेमाल है कि बच्चे ने तो पढ़ा पहले, फिर उसको जो है छानबीन की कि हाँ क्या क्या इंक्लूड हमको करना है, क्या कैसे कैसे लिखना है, फिर इसको क्लास में प्रेजेंट करना है। उसके बाद उसने जो है क्लास में प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। 54 है कि भारती जो है नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है, यानी कि जो भी गलतियां हो रही हैं बच्चों के द्वारा वो उसको नोट डाउन करती है और वीक में एक बार उस पर डिस्कस करती है, ठीक है। और गलतियों पर जो है उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई हैं, ठीक है। ये भी क्लासरूम में डिस्कस करती है कि हाँ आपके द्वारा ये गलती हुई है, आपके द्वारा ये गलती हुई है, यानी गलतियों जो हैं वो डिस्कस भी गलतियाँ करती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे हुई है गलती। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है कि आप इसके द्वारा मतलब खुद ही इस पर जो है चिंतन मनन करिए कि हाँ ये गलती हुई है या फिर नहीं हुई है, और ये गलती जो हुई है आखिर क्यों हुई है, वह क्या कर रही है ये आपको बताना है। तो त्रुटि विश्लेषण है, अगर वो गलतियों का डिटेल में समझ रही होती तो सिर्फ वो विश्लेषण कर देती, लेकिन यहाँ पे प्रतिपुष्टि देना है कि उसने जो है गलती नोट डाउन किया है, फिर उस पर डिस्कस किया, फिर बच्चों से कहा कि आपके द्वारा ये गलती हुई है, आप इस पर चिंतन मनन करिए कि हाँ ये हुई है या फिर नहीं हुई है, यानी प्रतिपुष्टि दे रही है बच्चों को। आंसर यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन। बाकी व्याकरण के नियम बताना नहीं होगा, व्याकरण सिखाना भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 है कि निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, यानी जो कार्य लेखन है किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए आप अपने मित्र को पत्र लिखें, यानी कि जो आप लिखेंगे उसमें आपको फील करना है कि यस ये मेरा मित्र है, आप उसी कहानी के अपने उसी कहानी के एक पात्र बनेंगे, फील करेंगे कि हाँ इस कहानी के हम एक पात्र हैं। अब इसके बारे में आपको लिखना है तो ये कैसा लेखन होगा? तो एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन है, रचनात्मक लेखन है, या तर्क संबंधी है, या फिर वर्णनात्मक लेखन है। तो वर्णन यहाँ पर किसी का नहीं किया जा रहा है तो ये होगा नहीं, तर्क संबंधी भी नहीं होगा। रचनात्मक आप खुद से कुछ क्रिएट कर रहे होते तो ये रचनात्मक हो सकता था। ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, यानी कि कल्पना कर रहे हो और आपको एक कहानी लिखनी है, कहानी के पात्र भी आपको बनना है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन होगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 56 पे। 56 में पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है, यानी 2020 जो है वो किसके अध्ययन की अनुशंसा कर रही है। तो पहला है अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत, या फिर संस्कृत तमिल शास्त्री। तो ये आपका नहीं होगा, सबसे पहले मदर टंग आएगी। तो मदर टंग यहाँ पर है, मदर घर की भाषा यहाँ पर है, तो मदर टंग है। फिर क्या है, दूसरी भारतीय भाषा है संस्कृत, विदेशी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, या फिर घर की भाषा मातृभाषा, फिर दूसरी भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, फिर आएगी आपकी शास्त्रीय भाषा। आंसर यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो डी ऑप्शन है। अब कुछ लोग बी के साथ भी जाएंगे, कुछ लोग डी के साथ भी जाएंगे, लेकिन जो आपको एक नंबर देगा वो डी ऑप्शन है, क्योंकि डी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, क्योंकि सबसे पहले जो है 2020 जिसकी अनुशंसा करती है वो घर की लैंग्वेज है, मदर टंग हुई आपकी, फिर आ जाती है आपकी दूसरी भाषा, और फिर आती है आपकी विदेशी, फिर शास्त्रीय भाषा आ जाती है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57।
57 में कहा है कि पाठ्य सामग्री की जो है प्रमाणिकता क्या है, यानी पाठ्य सामग्री की जो प्रमाणिकता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, या फिर जो है किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से जो है उपजी पाठ्य सामग्री, या फिर अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक की समझी पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो डी नहीं होगा, ना तो सी होगा, आंसर होगा आपका बी, कि किसी जो है संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी सहा जो है पाठ्य सामग्री, ये क्या है, प्रमाणिकता को दर्शाएगी। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 है कि इसमें कहा गया है कौन सी जो है गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है पोर्टफोलियो के आकलन से संबंधित है। तो पहला है अध्यापक विद्यार्थियों के जो है अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में जो है टिप्पणी लिखते हैं और उसका जो है रिकॉर्ड रखते हैं, या फिर जो है अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके। जी नहीं, अंक के लिए नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी अध्यापक जो है शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी जो है लिखते हैं कि बच्चा जो है क्लासरूम में कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, पूरे सत्र की जो है एक्टिविटी पोर्टफोलियो में जो है नोट डाउन की जाती है, और पोर्टफोलियो के माध्यम से जो है जो सत्र के अंत में ये जो है फाइनल किया जाता है कि हाँ बच्चे ने पूरे साल क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या गलतियाँ नहीं की, उतने कितना उसका प्रोग्रेस हो पाया है और किस फील्ड में वो बेहतर उसने किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 में पूछा है कि एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्य का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है, यानी 10 वाक्य का एक अनुच्छेद है, और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है कि आप ध्यान से इसको सुने। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें, यानी जो उन्होंने सुना है उसको क्या फिर से वो नोट डाउन करें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं, यानी कहा यह गया है कि टीचर ने जो अनुच्छेद सुनाया है और कहा कि आप इनको अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, ये जो है उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर कौन सा लेखन होगा, अनुच्छेद श्रुतलेख है, या फिर जो है पारस्परिक श्रुतलेख है, या फिर वाक्य द्वारा श्रुतलेख है, या फिर व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख है। तो व्याकरण नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद की बात हुई है। परस्पर जो है पारस्परिक श्रुतलेख भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ आपस में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आंसर होगा फर्स्ट, यानी अनुच्छेद श्रुतलेख होगा, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ा है वो बच्चे ने सुना है और फिर उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अनुच्छेद श्रुतलेख होगा, जो उन्होंने अनुच्छेद सुना है उसके बाद वो अपने शब्दों में लिख पा रहे हैं। आंसर यहाँ पे फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति के छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं, यानी कि शब्द जो है हटा दे रहे हैं, छठे या सातवें से एक वाक्यांश हटा दिया जा रहा है, फिर उसको कहा जाता है कि आप इसको फुलफिल करिए। तो ये जो है एक्टिविटी जो हो रही है, परीक्षण है, इसको क्या कहा जाएगा। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा, व्याकरण जो है रिक्त कार्य है, या फिर क्लोज परीक्षण है, या फिर अनुच्छेद को पूरा करना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद को पूरा नहीं करना है, रिक्त स्थानों की भी पूर्ति नहीं करनी, क्लोज परीक्षण है, क्योंकि हर पंक्ति में क्या हो रहा है, छठे या सातवें शब्द को वो हटा दे रहे हैं। तो ये क्लोज परीक्षण है, उसको आप फुलफिल करोगे। आंसर यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछा है सही नहीं है। मैंने आपको जो ये हिंदी पेडागोजी डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सूबोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सीक्वेंस में तो सीखे जाते हैं, बट सीखने चाहिए ये कहना गलत हो जाता है,
कि आप उम्मीद कर रहे हो कि बच्चे से वो ऐसे ही सीखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी-कभी बच्चे पढ़ना बाद में सीखते हैं, लिखना वो पहले शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो एक सीक्वेंस में सीखे जाएँगे, ये 100% श्योर नहीं है कि बच्चा पहले ही सीखेगा। कभी-कभी होता है बच्चा बोलना शुरू कर चुका होता है, बट उसको पढ़ना नहीं आता, वो जो है तिरछी लाइनें, सीधी जो है ऐसे-ऐसे लाइनें वो खींचना दीवार पे शुरू कर देता है। तो ये क्या है, लिखने की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, इसको कहते हैं स्क्रैबलिंग, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है एक सीक्वेंस में सीखे जाते हैं, ये तो बात करेक्ट है। लेकिन सीखने चाहिए, यानी अब इस पे फोकस दिया जा रहा है कि ऐसे ही सीखोगे, तो ये कहना गलत होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी सही है ऑप्शन। यानी भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात। जब आप सुनते हो तो कुछ आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, जब आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो आप कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे फैक्ट जो हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ये भी बात सही है कि सुबोपाली क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये भी बात करेक्ट है कि आप एक ही क्रम में बच्चे से उम्मीद नहीं करोगे कि आप एक ही सीक्वेंस में इसको अर्जित करिए, यानी एक ही सीक्वेंस में इसको सीखिए। यहाँ पे जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस किए 61, यानी हिंदी पैडागोजी जो कंटेंट था वो पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद 61 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पीवाईक्यू के ही हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। हो सके तो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो जितना हो सके उतना अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, जिससे जो है आप मेरी हेल्प कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डेली क्लास आपको मिलती है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।